Yes, students, it is the second part of lesson number 4, Strategy of Industrial Growth, class 12 economics. All of you subscribe my channel. The topic is Industrial Policy Resolution 1956. बेटा इसमें ये गवर्नमेंट ने इस रिजोल्यूशन पॉलिसी इन ईयर 1956 में डिक्लेयर कर दिया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो लीडिंग रोल है वो गवर्नमेंट ही प्ले करेगी, और इसके लिए क्या करना है और कैसे करना है ये सारी चीज़ें सेकेंड 5 ईयर प्लान में तय कर दी गई थी। और इसके लिए जो भी प्रिंसिपल्स एलिमेंट्स थे वो ये हैं। फर्स्ट पॉइंट, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री में 3 पार्ट किए गए। पहले पार्ट में बोला गया कि ये जो भी एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रीज़ हैं ये पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रहेगी, यानी इसमें पब्लिक सेक्टर के अलावा कोई और सेक्टर काम नहीं कर सकता, जिसमें कि आता है एटॉमिक एनर्जी मीन्स परमाणु ऊर्जा, दूसरा डिफेंस यानी सुरक्षा, तीसरा रेलवे। यानी बेटा ये 3 चीज़ में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा, कोई और सेक्टर काम नहीं कर सकता था। सेकंड पॉइंट था कि अब इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी प्राइवेट का बेटा सेकेंडरी रोल प्ले करना है और प्राइमरी रोल प्ले करेगा हमारा पब्लिक सेक्टर। वो था फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्री और माइनिंग। और तीसरा बेटा था कि जो फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ करके बाकी सारी इंडस्ट्री जो थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्री कर दी गई कि उसमें प्राइवेट सेक्टर आसानी से काम कर सकते हैं। तो बड़ा कुल मिला के मतलब ये हुआ कि 1956 में ये क्लियरली कर दिया गया था कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो ही स्पॉन्सर करेगी पूरे प्रोग्राम को, प्रोसेस को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इकोनॉमी के। और बेटा सेकंड पॉइंट हमारा आया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में जो था प्राइवेट सेक्टर के लिए शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना ज़रूरी था। ये बेटा इसलिए किया गया ताकि गवर्नमेंट इस लाइसेंसिंग के ज़रिए उन एरिया जो कि बैकवर्ड रीजन्स हैं हमारे कंट्री के, उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि रीजनल इक्वलिटी आ सके, ताकि हर कंट्री के हर स्टेट डेवलप कर सके। इसके लिए ये किया गया। तो बड़ा ये जान लीजिए आप कि सिर्फ नई इंडस्ट्री खोलने के लिए ही लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है और मशीनरी और लार्ज स्केल पे काम करना चाहता है, या जितना प्रोडक्शन पहले करता था वो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है प्रोडक्शन की, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी उसको लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। क्योंकि बेटा गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो प्रॉफिट तो हो देश को, लेकिन साथ साथ में सोशल वेलफेयर का भी ध्यान देना था। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि इंडस्ट्रियल कंसेशन। इंडस्ट्रियल कंसेशन में क्या था कि गवर्नमेंट ने नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए कुछ कंसेशन दिया अगर वो लोग बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलते हैं तो, जिसमें कि जैसे कि टैक्स हॉलिडे, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, स्टार्टिंग ईयर्स के लिए 2 साल 3 साल 1 साल के लिए टैक्स माफ़ कर दिया गया। दूसरा, जो बिजली पावर उनको मिलती थी, जिस भी रेट में मिलती थी उनको इलेक्ट्रिसिटी बिजली मशीन चलाने के लिए, उसमें कुछ कंसेशन दिया गया, यानी कम कीमत पे उनको बिजली प्रोवाइड की गई। ये सब इसलिए किया गया, इस नियत से किया गया ताकि जो लोग भी नई इंडस्ट्री करना चाहते हैं वो डेवलप्ड स्टेट्स में या डेवलप एरिया में ना खोल के, बल्कि एक रिमोट एरिया जो कि जहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे जाके शुरू करें, ताकि वहाँ का भी रिसोर्स यूटिलाइज हो और वहाँ के लोगों को भी जॉब मिल सके। ये था बेटा हमारा ये टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट ऑफ SSI मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बेटा ये भी एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत जो हमारा गोल था उसको प्रमोट करना था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इक्वलिटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों में एक समानता बढ़े। तो बेटा देखिए इसके लिए भी जो है हमारे कंट्री में स्मॉल इंडस्ट्री इज प्रेजेंटली डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़। वो होती हैं छोटी इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग 1951 इट वॉज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। शुरुआती में 5 लाख रुपीज़ था, जिससे ज़्यादा ना हो, इससे कम पैसे लगा के कोई काम कर रहा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती थी।
लेकिन अब ये हो गया है कि 5 करोड़ तक या उससे कम लगा हुआ पैसा जिस इंडस्ट्री में लगा है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। इसमें बेटा प्लानिंग की गई थी अंडर कार्बी कमेटी, जिसको कि हम बोलते हैं स्मॉल एंड विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस गाइडलाइन के तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो था उसके 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि पहला है SSI इज़ लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। मतलब कि बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है और वो लेबर इंटेंसिव होती है। मतलब इसमें हम मशीनों का उपयोग कम करते हैं बल्कि अधिक से अधिक लेबर का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, जिसके ज़रिए ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और वैसे भी बेटा हमारी कंट्री में पैसे की बहुत कमी थी जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो हमारे यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा थे, इसलिए हमने ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू की। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लोगों को जॉब मिलने में आसानी हो गई। फिर बेटा हमारा सेकंड आता है स्मॉल स्केल शोज लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ देयरफॉर इक्वेलिटी ओरिएंटेड। मतलब कि किस में इक्वेलिटी हो गई, इंटर रीजनल इक्वेलिटी। बेटा ये छोटी मोटी इंडस्ट्री होती है, वो मोबाइल होती है, उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे जगह लगाना शुरू किया जो रिमोट एरिया है, गांव है, वहाँ पर, ताकि वहाँ के भी रॉ मटेरियल्स यूज़ में आए और वहाँ के लेबर को भी यूज़ में आए। और ये जो है बेटा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को सामान सप्लाई करने लगे। इसमें क्या है कि सामानों को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च होते थे वो कम हो गया, क्योंकि हम क्या किए, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती थी लार्ज स्केल की बहुत बड़ी मात्रा में, हम वहीं पे खोल ली इंडस्ट्री अपनी और वहाँ पे आसानी से लोगों को रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें बना लेते थे स्मॉल इंडस्ट्री वाले, उसको और प्रोसेसिंग के लिए बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी दे सकते थे, ताकि हमारे कंट्री में बैलेंस्ड ग्रोथ हो सके। फिर बेटा हमारा आता है SSI नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड रेफरिंग टू इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि ये कहा गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, इसलिए यदि कोई भी इंसान इसको शुरू करना चाहता है तो वह आसानी से शुरू कर सकता है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए कि सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, टाटा बिरला कर सकते हैं, इससे आम इंसान भी शुरू कर सकता है। इससे बेटा क्या होता है कि जब वो भी काम शुरू करेगा तो कुछ पैसे उन्हें भी मिलेंगे, कुछ फ़ायदा उनको भी होगा, उनका भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। मतलब कहने का ये हुआ बेटा कि जो अमीर गरीब का फासला था वो थोड़ा थोड़ा इसकी वजह से कम होने लगा या हो सकता था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज salient features of the strategy of industrial growth during the period 1950 to 1990। बेटा वी ऑल नो दैट बहुत ही अच्छा मतलब रहा जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रोग्राम ने लॉन्च किया, लेकिन इसमें भी कुछ इसके फीचर्स जो थे जो हमने अडॉप्ट किया था, स्ट्रेटजी बनाई थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। फर्स्ट वन इज़ पब्लिक इंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी पब्लिक सेक्टर ने या पब्लिक इंटरप्राइजेज ने बहुत ही मुख्य और मेन रोल प्ले किया पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। दूसरा पॉइंट बेटा क्या था कि प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ सेकेंडरी रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, क्योंकि उस समय परमिट लाइसेंस राज था। इस समय में प्राइवेट इंटरप्राइजेस को लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, और जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने होते थे उनको उसके लिए वो विद इन द लीगली प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में ही प्रोडक्शन कर सकते थे, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। द नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बेटा हमारा मेन मकसद ये भी था कि हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड ना रहें, बल्कि अपनी ही कंट्री में वो सारी चीज़ें बनाएं। मीन्स हमारा मोटिव था कि हम सेल्फ रिलायंस बने, ताकि फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, करेंसी ज़्यादा बाहर ना जा पाए। नेक्स्ट इज़ अवर गवर्नमेंट ने बाहर से इंपोर्ट ना कर सके हम लोग, हमारी कंट्री के लोग, इसके लिए कुछ
अपनी कंट्री की इकोनॉमी को सेव करने के लिए नियम बनाए। इसमें की था हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि अगर हम किसी कंट्री से बाहर से सामान मंगाएंगे तो उस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो चीज़ें महंगी पड़ेगी तो लोग मंगाएंगे नहीं। और उसके मंगाने के कोटा पर भी लिमिट थी, यानी कि नंबर ऑफ़ पीसेस या नंबर ऑफ़ किलोग्राम्स आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी थोड़ा बहुत ही सामान मंगा सकते थे हम, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान नहीं मंगा सकते थे। यह सब इसलिए किया गया ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो सेफ रहे। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो सके। और नेक्स्ट पॉइंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि हमारे कंट्री में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी, उसको पूरा किया जा सके। ना अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारा था स्ट्रैटेजी, उसका क्या अच्छा प्रभाव पड़ा। थोड़ा पहला गुड इफेक्ट जो था वो था इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत बड़ा एक पुश मिला, मतलब कि बढ़ने के लिए एक अच्छा अवसर मिला, जिसमें कि हमने सिग्निफिकेंट राइज किया। 6% एनुअल ग्रोथ, हमारी एनुअल आउटपुट इंक्रीज़ हुआ 1950 से 1990 के बीच। दूसरा पॉइंट रहा बेटा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन किया, यानी कि अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी काम करना शुरू कर दी डोमेस्टिक इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में, इंडिया में। थर्ड एंड नेक्स्ट इज़ ए ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि रुड़की, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारी चीज़ों को भी हमारे कंट्री में लगाया गया ताकि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन और का अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारा है SSI, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ किया गया, जिससे कि हमारे यहाँ ग्रोथ भी हुआ प्लस सोशल जस्टिस भी हुआ। अब हम पढ़ेंगे बैड इफ़ेक्ट्स क्या रहा हमारा। तो बेटा हमारी जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, इसकी वजह से क्या हो गया, डेड सोशल वेट, यानी सामाजिक पे लोगों पर ज़्यादा उसका मतलब गुड इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पब्लिक सेक्टर होने के नाते क्या हुआ, इनएफिशिएंसी बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, पैसे का मिसयूज़ होने लगा। बेटा ये सब चीज़ें इसलिए थी क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी, लॉस तो किसी एक व्यक्ति का था नहीं। लोग कहते लॉस हो रहा था, सरकार का लॉस हो रहा है, मेरा तो ही लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट था डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ तो हुआ, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे उस क्वालिटी पे नहीं आ पाए, मतलब उस क्वालिटी पे प्रोडक्ट नहीं बना पाए। प्रोडक्शन कंपटीशन ना होने के कारण हम दूसरी कंट्री के तुलना में काफ़ी पीछे रह गए। और नेक्स्ट हमारा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने से, थर्ड पॉइंट, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर तो नहीं गया, लेकिन हमारा फॉरेन रिज़र्व बढ़ भी नहीं पाया, जिस कारण से हमारा फॉरेन रिज़र्व बहुत ज़्यादा घट गया। यहाँ तक कि सरकार को गोल्ड रिज़र्व जो है हमारे कंट्री में, वो वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा अपने उधार को चुकाने के लिए। तो बेटा ये सब चीज़ों की हमारे जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि ये तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और कुछ अच्छा बढ़िया करने के लिए हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की है उसको फिर से एक रिवाइज करना चाहिए। उसके लिए फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म किया गया 1991 में, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।